प्रोग्राम में बात करेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत के टैक्स इस्लाहात मंसूबे का ऐलान किया। 5 नुकाती टैक्स इस्लाहात मंसूबे में इनकम टैक्स की शरह को कम किया गया है, CNIC को नेशनल टैक्स नंबर बना दिया गया है और वन टाइम एमनेस्टी स्कीम का भी ऐलान किया गया। वजीर आजम ने साथ ये ऐलान भी किया कि सियासत से ताल्लुक रखने वाले लोग इस एमनेस्टी स्कीम से फायदा नहीं उठा सकेंगे। वजीर आजम ने ये ऐलान इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के इजलास के बाद किया और सहाफियों के सवालात के जवाब भी दिए। वजीर आजम की ही अगर मजीद बात करें तो आज दफ्तर खारजा ने ऐलान किया है कि अफगान सदर अशरफ गनी की दावत पर वजीर आजम कल एक रोजा दौरे पर काबुल जाएंगे। दफ्तर खारजा की प्रेस रिलीज के मुताबिक तालिबान के साथ मुज़ाकरात, इलाकाई सूरत हाल, तिजारत, अफगान मुहाजिरीन की वापसी और दीगर अहम मामलात पर बातचीत होगी। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060228 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, बोल-बोल-पाकिस्तान@dawn-news.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें देख सकते हैं। अच्छा बीबी, वो आप ज़ाहिर है कि हम सबको इतना मसरूफ़ रखा वज़ीर आज़म साहब की एक यानी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी हुई, उस पर निगाह थी, तो इसलिए आप हेडलाइंस में वो बात न ला पाई। एक और इम्पोर्टेंट बात हुई है कि आज आर्मी चीफ साहब जो हैं वो जनूबी वज़ीरिस्तान गए। ओह अच्छा, नहीं मुझे तो मालूम वहाँ नहीं, वो ज़ाहिर मैं आपको बता रहा हूँ अभी चल रही है, वो खबर अहम है। वहाँ उन्होंने कुछ तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह के अलावा वहाँ के अमायदीन से भी गुफ्तगू की है, उन्हें मेन स्ट्रीमिंग की बात की है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि उसमें नकीब के वालिद से भी मुलाकात की। अच्छा चलें। वो जो लेकिन उसके साथ जो पैरेलल एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुझे अभी तक उड़ती उड़ती खबर आई है, चेक करना होगा कि राव अनवार जो मैंने तुम्हें कहा था कि वो ज़ाहिर बलोच होंगे इंशाल्लाह एक दिन, उन्होंने गालिबन अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि कंफर्म मुझे भी करना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटिशन कर रहे हैं जिसमें वो दोबारा इस्तदा करने वाले हैं कि उनकी तफ्तीश के लिए जो कमेटी है उसमें GIT में ISI और MI के लोगों को भी डाला जाए। यानी वो उन्होंने जिस महकमे की वर्दी बहुत अरसे तक पहन रखी थी और जिसकी वजह से वो बहुत हीरो बने हुए थे, उन्हें उस इदारे पर, उस मदर ऑर्गेनाइजेशन पर एतबार नहीं। तो मियाँ ये टिकट तो वैसे बॉस मैंने देखा अगर कि वो तुम्हें कि मुझे इस कमेटी पे अपने ही इदारे पर एतबार नहीं है तो मैं कैसे एतबार कर लूँ कि तुमने इसी इदारे की वर्दी पहन कर लोगों के साथ वो कुछ नहीं किया होगा जिसका इल्ज़ाम तुम पर है। सही कह रहे, समझ गई बात? ठीक है। अच्छा, अब आज जो ऐलान हुआ है उसके बारे में मैं आपको फोरवार्न करता हूँ। आप अक्सर मेरी बातों पे जो है अक्सर मैंने देखा है कि आप समझती हैं कि मैं इधर पकड़पन कर रहा होता हूँ। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा तवज्जो दूँ कि क्या खबर डेवलप हो रही है। हाँ राइट। तो आज जो कुछ ऐलान हुआ है, मेरा ख्याल है उसका तस्करा मैंने काफ़ी रोज़ पहले किया था जब एक मुलाकात हुई थी फरियादी की। बिल्कुल यस। तो उस प्रोग्राम में ही हमने वो बात की थी। अगर वो जरा हमारी अना का सवाल है कि हमने अप्रैल में IMF नहीं जाना, मई में भी नहीं जाना, जून में भी नहीं जाना, ठीक है। अगले महीने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वालों ने आना है कि हाँ साहब आपने वो क्या इक़दामात, क्या कवानीन बनाए हैं मनी लॉन्ड्रिंग को करने के, यानी कि आपको ग्रे में रखें या ब्लैक में डालें। ठीक हो गई बात। IMF भी नहीं जाना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के आने से पहले भी कुछ करना है। अब रास्ता क्या निकालें, खजाना भी खाली है तो पैसा कहां से आए। दरखास्त कर सकते हैं चीन से कि 6-8 अरब डॉलर से वो पार्किंग रख दे, सऊदी अरब को कहें नजर अल्लाह ने डिफर्ड पेमेंट पे आप हमें ऑयल दे दें, जो कि मुश्किल है। अब इस मौके के ऊपर फिर आते हैं चक्करबाज लोग जो कहते हैं कि नुस्खा हमारे पास है। आजकल मिफ्ता इस्माइल है,
खानदानी कारोबार भी उनका कैंडी वैंडी फरोख्त करने का था शायद कोई। तो कैंडी की फैक्ट्री अब उन्होंने पूरी कौम को एक कैंडी खिलाने का बंदोबस्त कर लिया है। अब आजकल पुल वो है, अच्छा वो बिजनेसमैन का हुक्मरान अशराफिया के साथ ही कहने लगा गल ही कोई नहीं, असी जो गया तानु खजाना भर के दहाने। एमनेस्टी स्कीम, ओह गॉड व्हाट एन ओरिजिनल आइडिया। वैसे एमनेस्टी स्कीम, व्हाट एन ओरिजिनल आइडिया, जिसके तहत आप अपनी बैरून मुल्क जो कुछ है दौलत डिक्लेयर कर दो, ये कहा जाएगा जी इतना वो दे दें, वो वन टाइम वगैरह वगैरह, ये चूरन बेचने की कोशिश। जी भैया यही रोक दें। अब वो मसला ये है कि मैंने आपको कहा कि ये कैंडी मर्चेंट ये सौदा, अच्छा इसमें ये मौसूफ तन्हा नहीं है। ओके फाइन। ये एक बहुत गहरी वारदात हुई। अच्छा ये वारदात इस तरह हुई है बीबी के आपको पता है कि पनामा के दिनों से ही शोर मच रहा है। हम लोग तुम्हें याद होगा अजीब इत्तेफाक है कि पनामा जिस दिन आया है 4 अप्रैल 2016 वो बोल बोल पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम था। मैंने उस वक्त चीखा, मैंने कहा भाई इसमें तो 3 सियासतदानों के नाम हैं, बाकी का क्या हुआ? ओ खुदा के लिए सियासतदानों सर जोड़कर बैठो और को रास्ता निकालो। दुरुस्त हो गई बात, वो ना हुआ। करते करते उन्होंने एक वजीर आज़म को फारिग हो गए, फौरी वजह जो है वो आप कहते हैं कि अकामा बनी, वो अब और तो चल रहा है उसूली तौर पर वो दुरुस्त नहीं है बहरहाल उस बात पे। लेकिन जो पनामा के हवाले से उन्हें रोज़ाना एहतसाब अदालत में जाकर तो हिसाब देना पड़ रहा है कि भाई आपने कैसे ये लिए फ्लैट्स, वो अपनी जगह। अब मुसलसल लोगों की तरफ से शोर मच रहा था कि साहब नवाज शरीफ साहब तो अपने अंजाम को पहुंचे, वो जाने वो हिसाब दे रहे हैं, लेकिन बाकी अफराद का क्या हुआ? रोजाना आ जाता है जी कि दुबई में पाकिस्तानियों की बहुत है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, फुला है फुला है फुला है, तो उनका क्या होगा? अब ये बात चलती रही तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गई। तुम्हें याद होगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब वक्तन फवक्तन कहना शुरू हो गए कि भाई बैरून मुल्क जो रकम है पाकिस्तानियों की उसे लाना होगा किसी न किसी तरह। और कमेटी वगैरह भी उन्होंने कहा कि जी आप बिजनेसमैन वगैरह। उस मौके पर ये लोग आए, इन्होंने कहा अरे यार ये तो बेहतरीन मौका है। चीफ जस्टिस साहब भी चाह रहे हैं कुछ रास्ते निकले। यकीनी बात है कि पाकिस्तान की जब मईशत में कुछ यूं हो रहा होता है तो आपके कौमी सलामती के इदारे भी उसके बारे में परेशान होते हैं। जाहिर है एम ये है अभी यानी फिलवक्त खजाना भरना है, फिलवक्त तो ये है कि खजाना भरने की वो दिखा दी। ठीक, वो जैसे मैं अपने प्रोग्राम में कह रहा था ना कि इस वक्त तना का मसला है। IMF नहीं जाना, राइट। IMF इसलिए नहीं जाना कि जब हम वहां जाएंगे तो 10 बातें और पूछी जाएंगी। नहीं बीबी, ना सिर्फ पूछी जाएंगी बल्कि इस दफा हुक्म किया जाएगा। ऐसे नहीं ये नामे और ये यानी फहरिस्तें आ रही बार बार। नहीं सही है, ठीक है। अपना तवील तरीन एक हवाले से दौरा करके जाती हैं। उस दिन देखा था 6 दिन। हाँ, यस। अमेरिका की उस्तानी जो आई थी और जैसे ही वो यहाँ से जहाज पकड़ के जाती हैं तो टक 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 कि जी ये नामंजूर। ठीक, तो IMF के पास आप जब जाएंगे तो वो आपसे कुछ सवालात नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि आप वो आपको कहेंगे कि जनाब पहले भी यही कहते रहे हैं नाउ वी वांट टू, नहीं लेकिन इस दफा वो आपको बीबी खाली मुआशी मशवरे नहीं देंगे। मैं रोज ये रहा हूँ, होता ही है कि वो टूल होता है ना। आप जब वहाँ होंगे तो वो कहेंगे सर हम तो तैयार हैं, वो अमेरिका वाले नहीं मान रहे। फिर आप अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट वालों से मिलेंगे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वालों से मिलेंगे। वो कहेंगे कि भाई ये कर दें तो कुछ देखते हैं, सोचते हैं, उससे भी बचना है हमें। सही। तो ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें एक इनको सबसे पहले तो इन्होंने एक बहुत चालाकी और होशियारी के साथ, देखो हमारे यहाँ चूँकि आम आदमी जो होता है ना वो मेरे और तुम्हारी तरह वो तो परेशान है ना, और उसको इकोनॉमिक्स का पता नहीं ऑफ कोर्स नॉट।
ठीक, जाहिर है क्या। अब उसको हम लोगों ने टेलीविजन पर बैठ के मुसलसल ये समझा दिया है, ये कायल कर दिया है कि ये जो हमारे बच्चे इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, हाँ, जो ना हो तो हमारा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन उनका और हमारे ज़राए आमदनी में, ठीक है ना, ये कन्विंस्ड हैं इस तरह के पूरी खल्क़ खुदा के पाकिस्तान दौलत से भरा हुआ है, अल्लाह का दिया हुआ अगर वो आ सब कुछ जाए है। सारी दौलत जो बाहर है तो हमारा कर्जा भी खत्म हो जाएगा, हम तरक्की भी कर लेंगे, डेवलप पता नहीं क्या क्या कुछ कर लेंगे। अब सही बात है, जब ये बात चला दी गई एब्सोल्यूट, तो इसी एक तासुर में, क्योंकि ये एक प्रेशर बन रहा था कि जी कि पैसा है नहीं, हमारी जायदादें हैं हर जगह, तो एक मर्तबा आपको याद होगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने एक रिमार्क दिया था कि हम क्यों नहीं ऐसा करते कि 100 टॉप के जो बंदे हैं, हाँ, याद है? yes. अच्छा, अब अरे यार ये वाकई कहीं ऐसा हो ना जाए। दूसरा साथ एक पैरेलल चल रहा है बहुत दिनों से, तुमने देखा होगा हमारे यहाँ के मीडिया में बहुत उसको हुई पजीर आई, किस चीज की? कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कजन्स ये वो सबको बंद कर दिया रिट्स में, कहा मियाँ इतने पैसे दो और जाओ। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगा यहाँ, वो यहाँ लोगों ने कहा कि ये क्यों नहीं करते। उस दौरान चीफ साहब का रिमार्क्स भी आ गए कि यार 100 एक बंदे जरा पकड़ लें, वाह जबरदस्त, बुलाओ लोगों को, कहो जब तक साइन नहीं करते छोड़ेंगे नहीं। ठीक यार, ये कहीं चलें ब्रेक, चलें जी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज जो वज़ीर आज़म ने टैक्स रिफॉर्म प्रोग्राम अपना हुकूमत का बताया है उस पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है #पाकिस्तान_। अच्छा, जिस दिन मैंने आपको ये खबर दी थी ना कि ये कैंडी तैयार हो रही है, उसी दिन मैंने आपको ये कहा था कि ए कंपनी नहीं चलेगी, और मेरा ख्याल है कि इसी प्रोग्राम में है, अगर वो क्लिप है आपके पास तो आप वो प्ले कर सकते हैं। वो हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता बीबी कि आप पाकिस्तान के 30वीं मर्तबा मुंतखब हुए वजीर आजम को उसकी बैरून मुल्क जायदादों के बारे में हमें यही पूछने वाले थे कि उनपे भी अप्लाई होगा वो, तो जो बाकी पनामा के नाम आए हैं, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो उनको वन टाइम दे के आप वेवर कैसे कर सकते हो? हाँ नहीं कर सकते। नंबर 1 वाकई ठीक है। नंबर 2, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए आपने दावा किया कि आपने बनाया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। हाउ कैन यू वायलेट इट इन द गिवन? यू कांट। ठीक है, समझ रही हैं आप बात? अच्छा, लेकिन वो चूरन बेच रहा है। एक मिनट, अब हो क्या रहा है, मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूं कि हमारा जो गरीब आदमी खल्के खुदा जो दिन रात मेहनत करता है ना, वो ये समझेगा यार इन सारी बातों से हमें क्या लेना देना। हाँ, उन्हें कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं होना इसमें मेरे ख्याल में। लेकिन हमें है, हमें इस वजह से है कि इस स्कीम का गुलमी ने एक बुनियादी मकसद ये है कि जी लोग जो हैं वो पैसा जमीनों में लगा देते हैं। अब जब ये जमीनों की बात करते हैं ना, तो उसमें ये बात करते हैं कि भाई किसी ने बड़ी स्कीम में को 50 कनाल ले लिए, 40 कनाल ले लिए, जो उससे खेलते हैं प्रॉपर्टी से। लेकिन आप इस बात को बखूबी जानती हो कि हमारे यहाँ जो तनख्वाहदार तबका है, कोई साथ अपने बीवी के जेवर बेचता है, सेविंग्स वगैरह करके वो 10 मरले 5 मरले ज़मीन ले लेते हैं। हाँ, एट मोस्ट। अच्छा, जब वो लेते हैं बेचारे कुछ अरसा उसको रखते हैं, फिर कुछ उनकी सेविंग होती है, फिर वो घर वर बेचारे, फिर वो उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। ज़मीनों के कारोबार की वजह से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सर्विस इंडस्ट्री चल रही है, ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। उसके बाद फिर जी के सीमेंट का कारोबार चल रहा है, उसमें फिर वो तुम्हारी प्लम्बिंग वाले, राज मजदूर, मिस्त्री, ईंटें बेचने वाले,
सरिया, एक पूरी एक इंडस्ट्री है। राइट। सेठ कहता है कि जी ये पैसा, क्योंकि वो पुराना अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि जी अक्लमंद आदमी के बेवकूफ लोग मकान बनाते हैं और अक्लमंद लोग उनमें रहते हैं। भाई वो आप सही कहते हैं कि उन माशरों में, यहाँ तो पूरा माशरा अभी तक वो उसके जी उस सिर पे छाता अपनी होनी चाहिए। हाँ, यस, बिल्कुल। ये तुम कौन से कल्चर में कहाँ की बात कर रहे हो? ये इन्होंने आइडिया चोरी किया। वैसे तो हमें 100 लानत भेजते हैं भारत पे। अच्छा, भारत से? ये भारत से, सही। क्योंकि बॉम्बे में बहुत बड़े लेवल पे ये जो, इसीलिए तो वो देखो ना पूना में अभी ट्रम्प जो है लगा रहा है। यस, यस, वहां मजा अमिताभ बच्चन है, उसने एक फिल्म का लिया यानी 35 करोड़, टैक्स में उसने डिक्लेयर किया 10, बाकी पैसे उसने गोलमाल करके कहा जी मैंने तो ये फ्लैट लिया रहने को। सही। जिसकी मालियत, वहां पे उन्होंने लॉ बनाया कि अच्छा अगर तुम कागजात में ये डिक्लेयर करोगे कि ये तुम्हारा फ्लैट जो है ये 1 करोड़ रुपए का है, तो रियासत उसको 2 करोड़ रुपए में खरीद लेगी। अच्छा, ठीक है, राइट। अब आज वजीर आजम साहब ये फरमा रहे हैं, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताता हूँ, CDA ने और सॉरी FBR ने E11 के एक सेक्टर का सर्वे किया। अब कितना बड़ा सेक्टर है वो? हाँ, राइट। जिसमें उन्होंने कहा कि जी हार्डली 1% लोग जो हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू डिक्लेयर कर रखी है। हाँ, राइट, बिल्कुल ठीक है। हाँ? आ गई समझ? और ये कि जी ये टैक्स नेट में नहीं है। राइट, वन फैक्टर। बहुत अच्छा। अब आप सिर्फ इस्लामाबाद के E11 में तुम मुझे बताओ कि 50 घरों को फर्ज करो एक शख्स ने डिक्लेयर कर रखा है जी ये 60 लाख का मकान है, ये कहता है जी हम 1 करोड़ 20 लाख का खरीदते हैं। वो ताड़े कोल ते अस्पताल चलाने दी दवाई दे खजाना नहीं गा। क्या, राइट, आप कर ही नहीं सकते। तो क्या कह रहे हो यार? कि किसको बेवकूफ बना रहे हो? कहाँ ये फैसला होगा? सेकेंडली, आईन मुझे जायदाद का हक देता है। हाँ, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जी ये मकान मैंने इतने में लिया था, आप नहीं मानते, अच्छा जी मैं जो हूँ मैं इसको नहीं बेचता। हाँ, राइट, यू कांट फोर्स देम टू डू इट। आप किस कानून के तहत लोगों को जबरदस्ती अदालतों में पहुंच जाएंगे, स्टे ऑर्डर्स ले लेंगे, 1 सेकंड लगेगा। सही और ये बुनियादी हक है। और दूसरी तरफ आप ये देखो ना, दूसरी तरफ ये देखो, भारत में इसका क्या इन्होंने फिर भाई उन्होंने बॉम्बे तक महदूद करके, अच्छा, बाबा एक सिंबॉलिक होता है, ये थोड़ी होता है कि आप पूरे मुल्क में उसको फैला दें। हाँ, वरना वहां भी यही हो जाता। इन्होंने तो ये नेशनल स्कीम कर दी, मतलब अच्छा ये एमनेस्टी वाला आइडिया इटसेल्फ ये भी खींचा मारा है, ये इंडोनेशिया से। ओरिजिनल तो नहीं है ये। अरे इंडोनेशिया से मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि इंडोनेशिया में भी हमारी 2 नंबरी है, हमारे जैसे है ना अच्छे, वो भी गुड मुस्लिम्स, बहुत अच्छे। अच्छा, अब मसला ये है कि इतनी जल्दी क्या बस चले, ऐसे मौके पे इसने ब्रेक लगाई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज वजीर आजम की जो टैक्स रिफॉर्म का प्रोग्राम आया है उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए। जी हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल बोल बोल। अच्छा, अब इस पे जरा थोड़ी सी ना चक्करबाजी देखो कि ये किसको फैसिलिटेट कर रहा है। मेरे और तुम्हारे लिए मैं जो कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी का पट्टा बैठा हुआ है, देखो मैं और तुम, हमें तो तनख्वाह भी बाद में मिलती है। हाँ, और टैक्स हमारा यानी पहले कटा होता है, ठीक है ना? तो हम तो चाहेंगे कि हर आदमी टैक्स दे, और न भी दे रहे हों, गरीब लोग भी हों, लेकिन अगर थोड़ी सी अकल है तो भाई रियासत चलानी है तो बहरहाल टैक्स तो देना पड़ेगा। इस्लामाबाद से कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजाहिद सलीम बात कर रहा हूँ और मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। जी मुजाहिद साहब, तो अभी जो आप बात कर रहे थे एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, वाइल इन प्रिंसिपल आई डू नॉट एग्री विद एमनेस्टी स्कीम्स, लेकिन जो प्रॉपर्टी के हवाले से आई थिंक बहुत बड़ा मिसन्यूमर है, जो हम ये समझते हैं कि जी अगर प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया जाएगा तो उससे शोबे की तरक्की मुतासिर होगी। रियलिटी ये है, आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं, अगर इस वक्त आप एक 5 मरले का प्लॉट लेने जाएं किसी भी ऐसी सोसाइटी में जो कि पिछले 2 साल में भी डेवलप होनी शुरू हुई है, तो एबनॉक्शियस किस्म के रेट्स आपको मिलेंगे। यू आर टॉकिंग अबाउट 5 मिलियन टू 6 मिलियन फॉर 5 मरला प्लॉट। अब हो ये रहा है कि इसमें सारा स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है, ब्लैक मनी जाके वहां इन्वेस्ट होती है,
اور وہ پیسہ جو کسی انڈسٹری میں جانا چاہیے, جاب کریشن میں جانا چاہیے, وہ وہاں پہ لگتا ہے ایٹ دی ایکسپینس آف یور اکنامک گروتھ. اگر پراپرٹی کے ریٹس ریزنیبل ہوتے ہیں تو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی, نہ کہ کم ہوگی. نہیں بھیا, میں آپ کی بات سے ایکڈیمکلی بالکل درست کرتا ہوں, ایگری کرتا ہوں, کو گنجائش ہی نہیں ہے. آپ بہت معقول بات کر رہے ہیں, اصولی بات کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائی, ایک ہے بگ پلیئر, بڑی مچھلی, لیکن فرض کریں ایک مڈل کلاس فیملی تھی, اس بیچارے نے سب کچھ کرا کے آج سے 15 سال پہلے بھائی ایک پلاٹ لیا, سب کچھ جمع پونجی لگا کے, فرض کریں 30 لاکھ روپے کا. اب اس وقت اس کو پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ 70 یا 80 لاکھ روپے مثال کے طور پر, میں تو اس بے بندے کا مجھے پتہ نہیں, وہ دینے کو تیار ہے اگر فرض کریں, اور اس وقت اس کا کوئی خریدار ہی نہ ہو, تو اس بیچارے نے تو اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کے, فرض کریں اس نے 2 مہینے بعد اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی, ذہن میں رکھا ہوا تھا میں پلاٹ بیچوں گا. تو ایسے لوگ تو زیادہ ہیں نا جو بیچارے بگ پلیئر کا نشانہ بنتے ہیں, جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں مکان لیتے ہیں. وہ تو بیچارے عام طور پر سیلریڈ لوگ ہی ہوتے ہیں نا سر, کہ نہیں؟ دیٹس اے ریالٹی. دیکھیں ہمارے جس طرح بحریہ میں ہم نے دیکھا یا کچھ اور سوسائٹیز میں دیکھا کہ جو سپیکولیٹر ہے وہ آتا ہے, سپیکولیٹر تو بڑا پلیئر ہے نا مجاہد صاحب. جب وہ اپنا پیسہ نکالتا ہے تو چھوٹا پلیئر تو پھر بھی سفر کرتا ہے, بیٹھے بٹھائے آپ نے جو پلاٹ 5 ملین کا لیا ہوتا ہے وہ 3 کا ہو جاتا ہے. اچھا چلیں, ایک آپ نے یہ بھی امیجنیشن کی, یعنی کہ ہمیں ہیلپ کیا کہ ہم اور پہلو بھی اس کے دیکھ پائیں. لیکن بہرحال بہت زیادہ ایک دم سے جب یعنی فلکچویٹ ہو جائے, جب آپ نے 30-35 سال سے آپ نے معاشرے میں ٹرینڈی پراپرٹی کا بنا رکھا ہے, تو ایک دم سے جب ہوگا تو لوگ تو ہکا بکا, مثلا کہ اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یار مجھے 80 لاکھ روپے یہ ہوگا تو میں 2 بیٹیوں کی شادی کر دوں گا, بیٹے کی کوئی تعلیم کا بندوبست کر لوں گا وغیرہ وغیرہ, تو اب اس کو اگر مارکیٹ میں کوئی خریدار ہی نہ ملے گا یا ملے گا بھی تو وہ جو اینٹیسپیٹ کر رہا تھا اس سے کہیں زیادہ کم ہوگا, تو اس میں جو مایوسی آئے گی تو وہ کہاں اس کو نکالے گا. بزنس میں تو جو پیسہ آئے گا, یعنی میں اس کے بارے میں آئی ایم ناٹ اکانومسٹ, آپ کا بھی ایک پہلو ہے اپنی جگہ, لیکن میرے لیے جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ اس وقت پوری دنیا میں, جیسے برطانیہ میں لا انہوں نے بنا دیا ہے ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈیننس, یاد ہے نا ہم نے. اچھا, اب اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ آپ کی یہ پراپرٹی ہے, اگر یہ غالباً 50,000 پاؤنڈ سے زیادہ مالیت ہے اس کی, اب میں ایگزیکٹ اس کا, لیکن میرا خیال ہے 50,000 پاؤنڈ ہے, تو وہ یہ کہیں گے کہ صاحب آپ نے یہ کب سے, اچھا یہ کہاں سے آئے ہیں جن کے منی ٹریل, ہاؤ یو گاٹ, ٹھیک ہے. اب بہت سارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, میں معافی چاہتا ہوں بی جو یہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے جن کا سسٹم, انہیں یہ مصیبت پڑ گئی تھی کہ ہم کیا کریں گے, رائٹ, آگئی سمجھ. اب جب وہ یہ 3% ٹیکس دے کر کریں گے, نہ ان سے نیب پوچھے گا نہ کچھ پوچھے گا, ون ٹائم ایمنسٹی, وہ ان سے جب برطانیہ میں سوال کیا جائے گا وہ یہ کہیں گے جی ہم تو ٹیکس نیٹ میں ہیں. ہاں, گاٹ اٹ. تو ایک حوالے سے ان کی ٹرانزیکشن, تو اگر آپ نے وہاں پر کسی نہ کسی طرح آپ تھے انسپیکٹر, پھر آپ ایس پی بن گئے, پھر آپ نے بندے شندے بھی کر دیے, پھر پراپرٹی بھی لیکن پراپرٹی بھی لے لی, تو ان کی گنجائش نکل آئی. جی السلام علیکم, جی ایک کال ہے, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں جاوید بول رہا ہوں اٹک سے. جی جاوید صاحب, میرا ایک ایشو تھا ٹیکس سے ریلیٹڈ, جی کہ یہ جو ٹیکس پیئر ہوتے ہیں, آج انہوں نے ایک سکیم اناؤنس کی ہے, یہ جو ٹیکس پیئر ہوتے ہیں ان کے جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے یہ ان سے کاٹ لیتے ہیں, پھر ان کو کہتے ہیں جی یہ آپ ریفنڈ کرائیں. تو جب ایک چیز ان کے اوپر امپلیمنٹ ہی نہیں ہونی, جب وہ ٹیکس پیئر ہیں تو ان کے اوپر لاگو ہی نہیں ہے, تو اس کو ریفنڈ کرانے کے لیے تو بندے کو پھر یہ چکر لگاتے ہیں, پھر کبھی ایف بی آر میں اور کبھی کدھر. جی جی, تو یہ کائنڈلی اگر مطلب اس میں کوئی ہیلپ آؤٹ ہو کہ ہم یونیورسٹی کے بچوں کی فیس پے کرتے ہیں اور سر ہم اس بھی, کے اوپر یہ ٹیکس لگتا ہے. آپ بالکل درست کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے سسٹمز کو صحیح نہیں کرتے, اور یہ بھی سہولت ان کے لیے ہے
मैं बदनसीब तो टैक्स देता रहा, गुलबी ने देती रही, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देते रहे। जिन्होंने ये सारे काम नहीं किए, दाएं बाएं करके बाहर प्रॉपर्टी ले ली, उन्हें कहा कि अच्छा भाई ऐसा करो 3% दो, और यहाँ टैक्स पेयर नॉन फाइलर जाके बेचारा रिफंड। यहाँ पे तुम आ जाओ नेट में, दुनिया भर में कहीं पूछो, कहो आई एम अ प्रॉपर टैक्स पेयर इन पाकिस्तान, व्हाई आर यू आस्किंग मी दिस। ये कराची से कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम नुसरत साहब, मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी भैया जी, आपसे एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। आई जस्ट नीड 2 minutes। आई एम जस्ट लिसनिंग टू योर डिस्कशन। अगर किसी के पास $1 million है पाकिस्तान से बाहर, और अगर वो आज लेके आता है तो उसका मतलब है कि 10 करोड़ रुपए वो कराची आ गए, ठीक, अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी स्कीम। अब अगर वो कराची में फेज 8 में प्लॉट लेने जाता है 10 करोड़ का, जो है 500 गज का, तो उसकी वैल्यू है खाली 1 करोड़ रुपए। तो वो 1 करोड़ रुपए उसमें से दे देगा, बाकी 9 करोड़ को वो ब्लैक कैसे करवाएगा? उसकी कोई स्कीम दे रहे हैं? वही दे रहे हैं ना जी। अच्छा, वही तो दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह है तो ले आइए भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर ब्लैक की भी स्कीम देते ना, फिर लेगा कैसे वो प्लॉट? हाउ वुड वी डू दैट? नहीं, वो देखे ना, बाकी पैसे फिर आप बैंक में जमा करा देना, डॉलर्स अकाउंट में, यहाँ पे कोई मसला नहीं। देखिए, मैंने किसी से ये क्वेश्चन पूछा था कि वो 9 करोड़ रुपए का हम क्या करें बैंक में डालें। जी, वो ये कहते हैं कि आप उसको दिखा दें कैश इन हैंड। हाँ, कैश इन हैंड। देखें भाई, खुदा की कसम से अगर मुझे इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा भी पता होता ना, मैं बखुदा ये काम ना कर रहा होता जो आजकल कर रहा हूँ। और आजकल इतना बुरा काम है ये भी, सहाफत कम रह गई है, भांडपन ज़्यादा हो गया, और मैं शर्मिंदा हूँ इस प्रोफेशन को आपका। लेकिन जितनी मुझे मोटी मोटी अकल समझ में आई है भैया, मैं आपको यही नहीं, लेकिन मेरी बात सुने ना, एमनेस्टी का हक है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको, तो पाकिस्तानियों को क्या हक नहीं है कि वो अपने? यही तो मैं रो रहा था। और दूसरा ये कि हमारा क्या गुनाह, जो 20 से 30 साल तक भाई साहब तनख्वाह बाद में और टैक्स पहले। तो आई थिंक वी नीड टू रिजॉल्व द इशू एट होम फर्स्ट। वी नीड टू रिजॉल्व इट। अगर कानून सबके लिए बराबर है, और इस हुकूमत को क्या हक पहुंचता है कि इसको। आप मुझे एक बात बताएं, आप दुबई में प्रॉपर्टी लेते हैं, आप लंदन में लेते हैं, अमेरिका में लेते हैं, साउथ अफ्रीका में लेते हैं, कहीं 2 कॉन्ट्रैक्ट बने आज तक? हाँ, नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल अल्लाह से दुआ मांगे। हम तो मुसलमान है ना, तो फिर हम झूठ बोलते हैं ना। हाँ, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, लेकिन आप इतनी दुआ जरूर मांग ले मुझसे, यानी जुदा होने से पहले, कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे कि मैं भी कहीं प्रॉपर्टी खरीद सकूं, मुल्क में ही खरीद सकूं, चीचा बतनी में ही ले सकूं। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये उनकी सहूलत के लिए है, क्योंकि वहाँ पर अब नेट जो है वो सही है, राइट। लेकिन मेरा एक और गिला है, मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब हैं, उनके जहन में करप्शन को पनिश करने के आइडियाज हैं बेतहाशा। ब्रेक बॉस, उसके बाद इमरान खान। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। इमरान खान साहब। अच्छा, अब ये कि इमरान खान साहब जो हैं, जैसे उनके लिए अब आसानियां हो रही हैं, मतलब उनके दुश्मन तो धड़ाधड़ यानी आ रहे हैं मुश्किल में, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनके जहन में कोई रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं, ही डजंट वांट टू गो अबाउट इट। हाँ, तो फिर तो आप उनके बिहाफ पर कैसे कमिट कर सकते हैं? तो फिर उसको खत्म मिसाल के तौर पर मैं आज, अल्लाह करे कि मेरे पास होते कि मैं $20 लाख डिक्लेयर कर दूं इस स्कीम में, भाई कि मैंने डिक्लेयर कर दी, मैं लाया भी नहीं, और मैं अभी देख रहा हूँ कि चलो यार मैं नेट में तो मैंने ऐलान कर दिया ना, अब आई एम चिल। ठीक, खान साहब वजीर आजम बनने होगा, इससे पूछो कहाँ से लाया ये बिजली। हाँ, तो बस शामत है फिर आपकी। तो मैं क्यों करूंगा, मैं तो हाथ बांधे रखूंगा ना कि यार आई नेवर नो कि आइंदा जो हुकूमत आएगी, हुकूमत उसको करती भी है। और ये चालाकी देखो, इन्हें पता था कि ये सवालात उठेंगे कि सियासतदान कहेंगे कि जनाब हम पे ये बारिश क्यों नहीं रहम की, क्या करप्ट हम भी हैं दुनिया में। तो इन्होंने क्या किया कि ऑर्डिनेंस करवाएंगे। ऑर्डिनेंस करवा के इसको क्या करेंगे, लॉ को दोनों पार्लियामान में जाना होता है, सेनेट में, लेकिन फाइनेंस बिल जो बजट होता है उसको सिर्फ कौमी असेंबली से मंजूर होना होता है, ये उसको फाइनेंस बिल का हिस्सा बना देंगे। तो उनको सेनेट में क्या चालाकी है, गुड जॉब, क्या चालाकी है ये है, इसी को चूरन कहते हैं। और आप ये सारी कमिटमेंट कर रहे हैं कि जब दूसरा बंदा जो उधर बैठा हुआ है वो ये कहता है कि यार
कल को कोई और गवर्नमेंट आए वो कहे कि नो, नहीं तो आई मीन दैट्स तो पॉसिबल। व्हाई शुड आई टेक द रिस्क? यानी मैं 30 जून तक क्यों रिस्क लूं? तो फिर उस केस में तो नुसरत साहब वैसे ही ये flop हो जानी हुकूमत है तो स्कीम उनकी वैसे ही फिर। नहीं, फिर नहीं 31 बनेगी मई को बात इसने इनकी। चले जाना है। राइट, यस। तो व्हाई शुड आई? मैं आज अप्रैल की क्या अभी 5 तारीख है, तो मैं क्यों रिस्क लूं भाई? हाँ नहीं, आप कहेंगे मैं देखता हूं मैं कि भाई इंतजार अगला कौन करूंगा आता कि है। यार ठीक है देखी जाएगी। फिर तो ये चलेगा ही नहीं ना बॉस, फिर तो ये बिल्कुल ही पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। वो 1.5 अरब वो जिन लोगों को प्रोवाइड करने की जल्दी पड़ी है ना, उनकी आसानी शायद कुछ लोगों उसमें की 1.5 हो अरब जाएगी। वाला हिसाब ठीक, शायद सही। ओ सही। मियां चन्नू का मुझे बताया गया कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, निसार रहीम बात कर रहा हूँ मियां चन्नू से। जी भैया, जी जी। सर मैं सिर्फ आपसे नुसरत साहब ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जो एमनेस्टी स्कीम इन्होंने बनाई है गवर्नमेंट ने इस वक्त, क्या ये मियां नवाज शरीफ साहब को सिर्फ बचाने के लिए बनाई गई भाई है? वो तो क्लियरली कह दिया कि सियासतदानों पे इसका क्या ये 80 रुपए मरले की जो जाती उम्रा की जगह है उसको बचाने के लिए वो किया भाई गया है? मेरे बाकायदा ऐलान किया है कि सियासतदानों पे इसका इत्तलाक नहीं होता, ना जाती उम्रा पे होगा ना बन्नी गाला पे होगा। आप दोनों पे नहीं होगा इसका? जी दोनों पे नहीं होगा वो जी। पहले ही कह चुके थे वैसे, जब ये वैसे पहले कह चुके हैं और भैया, सवाल भी हुआ फिर दोबारा और उन्होंने सवाल भी हुआ दोबारा कहा गया, तो लिहाजा फिक्र न करें। तो जैसे बन्नी गाला रेगुलराइज हो गया है, शायद जाती उम्रा भी अच्छे वक्तों में हो जाए, तो इसलिए घबराए नहीं, हौसला रखें। अच्छा, तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप कितनी ज्यादती कर रहे हैं क्या जो अगले आने वाली हुकूमत है? भाई। एक पूरा आप उसका भाई, उन्होंने देखो फर्ज करो कि इमरान खान साहब जो हैं वो मोहम्मद बिन सलमान मेथड पे अमल करना चाहते हैं, नहीं तो कर लेंगे ना बॉस, वो तो ऐसा उठा के वो वो क्या बंद कर रोकेगी दें यूं चीज़? करके अपना भी शहबाज शरीफ वो को। चले, आई एग्री विद यू ऑन प्रिंसिपल, बट वो होगा नहीं ना फिर। अगर आप जो कह रहे हैं फिर लोग एक तो इसमें वो हिस्सा कह नहीं के नहीं लेंगे बात और चेक खान लिखो साहब फिर आके- ओहो बाबा, उनके जहन में आइडिया तो हो हाँ, सकता है बिल्कुल ना। होगा, वो तो आके अगर जरूर उसमें- अवाम उन्हें मुंतखब करें तो क्या इमरान खान साहब के पास ये राइट नहीं है कि वो उसको एग्जीक्यूट करके तो देख लेना? बिल्कुल है एब्सोल्युटली। और वो कहें नहीं ये लिखो पहले तो उनका ये भी राइट है कि अगर उनको पिछली हुकूमत की स्कीम अच्छी ना लगी तो वो उसको कहेंगे इसको फिर खत्म। नहीं, अब उस सूरत हाल में मैं अगर मेरी अमेरिका में जायदाद है, हाँ, तो आप दुबई नहीं में लाएंगे है, अभी, आप तो कहेंगे मैं let's 31 मई hold तक on। क्यों उसको आप डिक्लेयर कहेंगे करूं? जरा देखते हैं आखिर साल में कौन आता है। या मैं इंतजार करूंगा ना। और इन्हें यही ख्याल था कि शायद ये होगा, इन्होंने कहा चलो यार फिर हैंड्स बिल करके किस तरह बजट मंजूर कराओ और कोई जी थोड़े से हमने पैसे तो वैसे आ कर जाए दिया हमें जी बस। देखें। हाँ, या, ये तो इस तरह की चालाकियां अच्छी बात नहीं होती। नहीं कोई काम ठीक करना और चाहिए। वो भी कह रहा है चलें कि जी, आप जाएं। खत्म करें। हाँ, मेरे ख्याल में चले जी, आज के हफ्ते का भी आखिरी प्रोग्राम है, आपसे मंडे को मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।